So in the previous video we have studied strange case of Britain. I have explained you how Britain got unified just without any sort of war and any sort of revolution. They got unified just because of some power. So today we are going to study visualizing the nation. मतलब जब हम नेशन की बात करते हैं तो हम नेशन के बारे में क्या सोचते हैं, नेशन का नाम लेते ही हमारे दिमाग में क्या आता है. सो बिफोर आई स्टार्ट दिस टॉपिक आई वांट टू गिव यू सम एग्जाम्पल. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ इंडिया ओनली. सो जब हम इंडिया की बात करते हैं तो व्हाट इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन योर माइंड? Maybe some people are thinking Narendra Modi, some people are thinking Virat Kohli, or maybe some people are thinking Hrithik Roshan. So let me clear you that these people are not face of nation. ये सारे हमारे नेशन के फेस नहीं है. हाँ, they represent our nation. वो हमारे नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं. बट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फेस टू अ नेशन, इट इज समथिंग लाइक फ्लैग, fine, or some abstract ideas like अतिथि देवो भवो. So जब हम फेस की बात करते हैं कि हमारे नेशन की, जब फेस की बात कर रहे हैं कि जैसे हम बोलते हैं भारत, तो हमारे दिमाग में जो पहली चीज़ आती है दिमाग में वो क्या होती है? हमारा नेशनल फ्लैग. सो दैट इज़ द फेस ऑफ आवर नेशन. फाइन. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. While it is easy enough to represent a ruler through a portrait or a statue, how does one go about giving a face to a nation? Artists in the 18th and 19th century found a way out by personifying a nation. In other words, they represent a country as if it were a person. So, जब हम किसी रूलर की बात करते हैं तो इट इज़ वेरी इजी कि हम उनका पोर्ट्री या स्टैचू बना के उन्हें फेस दें. बट जब हम किसी नेशन की बात करते हैं तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, जैसे कि मैंने तुम्हें समझाया. सो जो 19 और 18 सेंचुरी के आर्टिस्ट हैं, उन्होंने एक वे डिसाइड करा कि वाई नॉट पर्सोनिफाइंग अ नेशन. मतलब पर्सोनिफिकेशन हमने पढ़ा है पहले भी क्लासेस में, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा. सो दे स्टार्टेड पर्सोनिफाइंग द नेशन. मतलब उन्होंने नेशन को कैसे ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया? एज अ पर्सन. नाउ एज अ पर्सन कैसे? नाउ व्हेन यू आर सेइंग नेशन भारत, तो दूसरी चीज़ हमारे दिमाग, भारत माता, हम बोलते हैं ना भारत माता की जय, तो वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं. फाइन. वो क्या है? दैट वी आर ट्रीटिंग अ नेशन एज अ पर्सोनिफाइंग, है ना. हमने अपने नेशन को एज अ पर्सन ट्रीट करा है. सो इन अदर वर्ड दे रिप्रेजेंट अ कंट्री एज इट वर अ पर्सन. एज आई टोल्ड यू कि हम अपनी कंट्री को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो एक कंट्री, जो हमारी कंट्री वो क्या है? एक पर्सन है. नेशन वर देन पोर्ट्रेड एज फीमेल फिगर्स. The female form that was chosen to personify the nation did not stand for any particular woman in real life. Rather, it sought to give the abstract idea of the nation a concrete form. That is, the female figure became an allegory of the nation. Now, what it's saying? It's saying that जो भी हम फीमेल पोर्ट्रेट करते हैं ना, जो भी फीमेल फिगर्स हमने यूज़ करी हैं, जो भी हमने अपनी फीमेल फिगर्स एज अ नेशन को डिनोट और एज अ नेशन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करी हैं, वो एक्चुअल लाइफ में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती थी. अब ये मत सोचना कि वो एक्चुअल लाइफ में, रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती थी. दैट्स वाई हमने उन्हें अपने फेस बनाया अपने नेशन का. नो, दे डज नॉट एग्जिस्ट एनी हाउ इन द रियल लाइफ. फाइन. और नीदर दे गेव एनी काइंड ऑफ एक्सट्रैक्ट आइडिया. जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हैं वो नेशन के खुद के हैं. मतलब नेशन जो रिप्रेजेंट करते हैं उनके एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हैं, जो उनकी हेल्प से हम जो उनकी हेल्प से हम डिस्क्राइब और एक्सप्लेन कर रहे हैं. फाइन. तो जो फीमेल फिगर हम यूज़ कर रहे थे, व्हाट इज दैट फीमेल फिगर? दैट इज एलिगरी. और एलिगरी क्या होता है? दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन द वेरी फर्स्ट टॉपिक, है ना. व्हेन वी वांट टू पोर्ट्रे समथिंग टू आवर नेशन, और जब भी हम किसी को कुछ समझाना चाहते हैं तो वी यूज़ अ फीमेल फिगर. वाई फीमेल फिगर? बिकॉज फीमेल हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग influencing power. So that's why they took a female figure as a face of a nation, and that figure is known as allegory of the nation. Now next is, you will recall that during the French Revolution, artists used the female allegory to portray ideas as a liberty, justice, and the republic. These ideals were represented through specific objects or symbols as
you would remember the attributes of liberty are the red caps or the broken chain, while justice is generally a blindfolded woman carrying a pair of weighing scales. So अब जब हमने वेरी फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था तो उसमें मैंने समझाया था तुम्हें, है ना, कि एक विमेन थी, उनके हाथ में एक वेइंग स्केल था, ब्रोकन चेन थी, और हाउ द कंट्री वर क्रॉसिंग थ्रू दैट पोर्ट्रे, दैट एलिगरी. Okay, wait, let me explain. Let me show you about what I'm talking. See this picture, this woman. So this figure is used by the French, है ना, फ्रेंच के लोगों के द्वारा ये एलिगरी यूज करी गई थी फॉर शोइंग द वे ऑफ लिबर्टी. So similar female allegories were invented by artists in the 19th century to represent the nation. In French, she was Christine Marine, a popular Christian name, while underlying the idea of people's nation. Her characteristics were drawn from those of liberty and the republic. The red cap, the tricolor, the cockade, statue of Marine were erected in the public square to remind the public of the national symbol of unity and to persuade them to identify with it. Marine images were marked on coin and stamps. Now, जो फ्रेंच में था, है ना, फ्रांस में जो हमने पढ़ा था, वो कौन सी फिगर यूज़ करी गई थी? क्रिस्टिन मैरिन की. जो क्रिस्टिन मैरिन थी वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती थी, बट दे यूज दैट फिगर फॉर शोइंग द लिबर्टी. सो क्या आइडियाज ऑफ पीपल नेशन, है ना, क्या था आइडियाज, क्या था, एक लिबरलिज्म का था आइडिया, और क्या था उनका, नेशनलिज्म का आइडिया था. बहुत लिबरल्स और सबको लेके, कम्युनिटी को लेके, कि एक नेशनलिज्म की तरफ हमने अपने आइडिया को लेके गए थे विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टीन मेरिन. एग्जिबिट द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक. नेशनल सिम्बल्स, हर इमेजेस वर मार्क्ड ऑन द कॉइन्स एंड स्टैम्प. अब जो उनकी इमेजेस थी उन्होंने क्या करा, फ्रेंच के पीपल ने मार्क करना स्टार्ट कर दिया. कहाँ करना स्टार्ट कर दिया? कॉइन्स में, स्टैम्प्स में. लेट मी शो यू दिस वन पिक्चर. दे स्टार्टेड पब्लिशिंग दैट पिक्चर्स इन कॉइन्स एंड और उन्होंने स्टैम्प्स में मार्क करना स्टार्ट कर दिया. सेम एज दैट, अब जब जर्मनी को फेस देना था अपने नेशन को, तो उन्होंने क्या यूज़ करा? दे यूज्ड एलिगरी ऑफ जर्मेनिया, है ना, जर्मेनिया की एलिगरी यूज़ करी उन्होंने. सो दिस एलिगरी दे यूज्ड, ये एलिगरी है वहाँ की जो उन्होंने यूज़ करी. सो इन रिप्रेजेंटेशन शी वेयर्स अ क्राउन ऑफ कुक लीव्स, है ना. उन्होंने यहाँ पे जो क्राउन पहना है वो किसका पहना है? कुक लीव्स का क्राउन पहना है. जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म. अब जो जर्मन फ्लैग पकड़ा है, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये शो करता है, एक हीरोइज्म शो करता है. नाउ सिमिलरली जर्मन बिकम द एलिगरी ऑफ द जर्मन नेशन. इन द विजुअल रिप्रेजेंटेशन जर्मेनिया वेयर्स अ क्राउन ऑफ oak leaves as the German oak stand for heroism. So as I explained you कि जो जर्मेनिया थी वो एज अ क्या फेस बनी, किसका? जर्मन का, है ना. और क्या रिप्रेजेंट करती हैं वो किस तरीके से रिप्रेजेंट हुई कि उनके सर में क्या है? ओक लीव्स का क्राउन है, रेदर देन एनी हाई फाई क्राउन नहीं पहना उन्होंने, कोई स्टोन्स नहीं है एक्सपेंसिव, उन्होंने सिर्फ ओक लीफ का क्राउन पहना है, बिकॉज इट स्टैंड फॉर द हीरोइज्म. किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है वो? ओक, हीरोइज्म के लिए. सो in this topic we have studied how the French and Germany got the face of that nation and how they got the allegory of that nation. So in the next topic we are going to study nationalism and imperialism. So I hope you have understood today's topic. If it is any query in there, you can ask me. Thank you, student.